ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नौवीं विज्ञान भाग 2 साइंस पार्ट 2 का जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, इसका जो टॉपिक है, घटक पाठ का जो घटक है कृषि पूरक व्यवसाय, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके पहले हम लोग ने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में ऑलरेडी जानकारी जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ी बहुत जानकारी इस पाठ के आरंभ में, शुरुआत में। तो आज का जो अपना घटक है वो है कृषि पूरक व्यवसाय। मतलब जो किसान लोग किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो सिर्फ खेती कर रहे हैं क्या, साथ साथ में और भी चीजें करते हैं। तो सिर्फ खेती, जुताई बुआई, इसके अलावा वो अन्य चीजें भी कर सकते हैं जिससे उनको आमदनी मिल सकती है, उनको पैसा मिल सकता है और वह एक व्यवसाय के रूप में चुन सकते हैं। इसीलिए उसको कृषि पूरक व्यवसाय बोल रहे हैं। तो मतलब यह भी एक प्रकार का व्यवसाय है, बिजनेस है। ठीक है। तो बच्चों, अब मेरी आवाज आती रहेगी आपको क्लियर? तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब हम उच्च क्वालिटी वाले, उच्च गुणवत्ता वाले फल, बीज, सीड्स और भाजी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो वनस्पतियां, जो फसल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं या पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर पहले से ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उत्पादन अच्छा हो और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, अच्छी रहे। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृषि पूरक व्यवसाय, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो खेती है उसके साथ साथ जो उसको पूर्ण करने वाला व्यवसाय। तो अब जो किसान है, खेती कर रहा है, तो साधारण सी बात है कि वह किसान विभिन्न प्रकार के पशुओं को भी रखता होगा, क्योंकि पशुओं के बिना कृषि संभव नहीं है। क्योंकि जो फसल है उसका उत्पादन करने के लिए, हल से जोतने के लिए, उसके बाद फसल से बीज प्राप्त करने के लिए, उनको ढोने के लिए, और किसान ने कोई जानवर रखा है तो दूध प्राप्ति के लिए जानवर रखना पड़ेगा। उसके लिए वह गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाँ, अलग अलग प्रकार के जानवर रख सकता है, और जिससे उसे दूध, दूध से दही, घी और सभी चीजें प्राप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों। और भेड़ अगर है, शीप शीप है अगर, भेड़, तो वह उससे ऊन, मांस, हाँ, दूध, ये सभी प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार बकरी हो गया, बकरी से, बकरी बकरा जो है, उसे मांस, दूध की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो अब एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशु संवर्धन। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि गांव वगैरह में जाते हैं, तो हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये प्रकार के जो जानवर पालते हैं। साथ में कुछ लोग मुर्गे वगैरह का भी पालन करते हैं। ठीक है। तो पशु का संवर्धन करना आवश्यक है। मतलब अगर आपने सिर्फ जानवर रख लिया, उसके बाद उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो जानवरों को विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगर स्वच्छता नहीं रही तो बीमार पड़ सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है। तो मतलब कि पशुओं का संवर्धन भी जरूरी है। अब ये पशु संवर्धन में क्या है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग तबेले में जाते हैं बच्चों। तो तबेले में हम लोग को अलग अलग प्रकार के, विविध प्रजातियों के जानवर दिखते हैं। और लेकिन जो तबेले के अंदर जो रहता है, मतलब जो संभालने वाले रहते हैं, वो उनकी स्वच्छता और उनके आरोग्य पर विशेष ध्यान
रखता है, जो तबेले को संभालने वाला व्यक्ति है वो। ठीक है। अब हमारे देश में दुग्ध उत्पादन, क्योंकि हमारी जनसंख्या 135-40 करोड़ के लगभग है, तो इस आबादी को जो दुग्ध या दूध या और दुग्ध जनित पदार्थ की आपूर्ति के लिए दूध का उत्पादन होना आवश्यक है। छोटे बच्चे लोग को दूध की जरूरत होती है, बड़े लोग भी दूध को आहार में शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं। और दूध से दही बनता है, दही, मक्खन, चीज, बहुत सारे दुग्ध जनक पदार्थ हैं, दूध से ही बनते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ज्यादा करके हम लोग दूध के उत्पादन के लिए पशुपालन करते हैं, और दूध के उत्पादन के पशुओं का पालन करने के साथ साथ अब हम लोग उसमें बोझा भी ढोने के लिए श्रमिक बैल, भैंसा, हाँ, जो बैलगाड़ी रहती है, बैल आगे चलता है, पीछे काट, बुलक काट बोलते हैं जिसको बोलते हैं, गाड़ी लगी होती है। उससे क्या होता है, किसान अपने फसलों को उसके ऊपर लाद कर खेती से बाजार, बाजार से खेती, घर, इन सभी जगहों पर इन सभी फसलों को लेके जा सकता है। और इसके साथ साथ ये जो भैंसा है, बैल है, ये सब का उपयोग बहुत सारी वस्तुओं को ढोने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर गाय जो है, देसी गाय, अभी देसी गायों का प्रकार भी यहाँ पर दिया देखो, साहिवाल, सिंधी, गिर, इसी प्रकार लाल कंधारी, देवनी, खिल्लारी व डांगी जैसी देसी गाय। और विदेशी गाय को उदाहरण कौन सा है, जर्सी गाय, गांव में सुना होगा आपने, जर्सी गाय बहुत दूध देती है, 10 लीटर, 15 लीटर, ऐसा भी दूध देती है गाय लोग। तो विदेशी नस्ल के गाय जो रहते हैं, अधिक दूध उत्पादन करने वाले गाय, बहुत सारे संकरित गाय भी होते हैं, हाइब्रिड, तो उनसे क्या होता है, दूध का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसके नाम देखो, याद रखना है, जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉलस्टाइन, जर्सी, ब्राउन स्विस और हॉलस्टाइन। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब दूध का उच्च और स्वच्छ उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो पशु हैं उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यानी कि अगर हम लोग पशु पाल रहे हैं तो उनकी स्वच्छता, जैसे तबेला है तो जानवर जो है उनके गो, जैसे गाय वगैरह, गोमूत्र, गोबर, हाँ, ये सब के लिए प्रॉपर एक नाली उली बनी रहनी चाहिए, मतलब उसको अलग समय समय पर हटाया जा सके, झाड़ू मारा जा सके, ताकि वहां पर विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं, जो मच्छर है, ये सब पनपे ज्यादा मात्रा में। और अगर ज्यादा रहेंगे ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु, तो वो हमारे जानवरों को बीमार कर देंगे। और साथ साथ हम लोग उनको, पशुओं को क्या करते हैं, टीके भी लगाते हैं समय समय पर। बीमार पड़ जाते हैं तो पशु डॉक्टर को पास लेके जाते हैं। तो हम लोग को पूरक आहार भी देना चाहिए। अगर हम लोग को समझ लो कि अच्छा दूध उत्पादन करना है, तो उसका जो सप्लीमेंट्री, उसको सप्लीमेंट देना, उसको पूरक आहार जो हम लोग गाँव में चरी वगैरह ये सब देते हैं, हाँ। और हम लोग गाँव में जो फली वगैरह रहता है, जैसे हम लोग गाँव में ये भी देते हैं, अपना सरसों वगैरह का जो खरी रहती है, तेल निकालने के बाद जो रहता है, चूनी वगैरह ये सब देते हैं। तो हम लोग को पूरक आहार देना चाहिए। और चोकर वगैरह भी डालते, देखो अन्न में चारा, भरपूर पानी दे, जैसे हमको पानी की अधिक आवश्यकता है, उसी प्रकार पशुओं को भी पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनके शरीर में भी भोजन, पाचन, सब कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो उनको भी पानी की आवश्यकता है। उनके शरीर में भी उत्सर्जन होता है, मूत्र उत्सर्जन करते हैं, गोबर उत्सर्जन करते हैं। अब पशुओं का तबेला, सेकंड, पशुओं का तबेला यहाँ पर स्वच्छ, सूखा और हवादार रहना चाहिए, तबेले पर छत होनी चाहिए।
अब जो तबेला है वो साफ सुथरा रहना चाहिए। मैंने बताया कि मच्छर, छोटे छोटे पिस्सू, चूहे सब रहेंगे तो पशुओं को ही बीमार करेंगे। ठीक है। और हवादार होना चाहिए, उनको भी वेंटिलेशन चाहिए। अब तबेला एकदम चारों ओर से पैक्ड हो तो उनको अंदर गर्मी लग सकती है। थोड़ा सा हवा पानी आना जाना चाहिए, थोड़ा सा तो सांस जगह रहना चाहिए। और छत भी होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आंधी तूफान बारिश आए तो, हालांकि उनको बारिश और इससे हमको ज्यादा असर पड़ता है, उनको कम पड़ता है, लेकिन लगातार वो ठंडी बारिश में रहेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं वो भी। भले ही उनकी शारीरिक जो रचना है, उनकी चमड़ी मोटी है, फिर भी तो उनको एक छत के नीचे रखना चाहिए ताकि बरसात वगैरह आंधी तूफान से भी उनकी सुरक्षा हो सके। और एक निश्चित अवधि के बाद उनको रोग प्रतिबंधात्मक टीके लगाने चाहिए। तो पशुओं को भी टीके लगाते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब अलग अलग प्रकार की गायों को फोटो भी दी है। पशुधन माना गया है क्योंकि पशु जो है उससे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, उससे हमें पैसों की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब कुक्कुट पालन, पोल्ट्री, मुर्गी पालन। अब हम लोग को मालूम है कि आजकल मुर्गी पालन का भी बहुत जगह पर जोर शोरों से व्यवसाय किया जा रहा है। गांव में देखा होगा मुर्गी के लिए भी बड़े बड़े ऐसे पोल्ट्री फार्म बनाए जाते हैं। उसके अंदर ये मुर्गियों, और उसके बाद उनके अंडे या मांस देने वाले जो है, हाँ मुर्गे, इनकी इनका देखभाल किया जाता है। समय समय पर इन्हें इंजेक्शन या जो भी दवाएं और जो भी खाद्य पदार्थ वो दिए जाते हैं। तो मुर्गियों का जो पोषण पालन दो प्रकार के लिए किया जाता है। एक तो अंडे और दूसरा मांस। मतलब हम लोग को मुर्गी से अंडे मिलेंगे और ये मुर्गी मुर्गे से हम लोग को क्या मिलने वाला है, मांस। तो आजकल देखो चिकन का बहुत डिमांड है ना, है कि नहीं। तो मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म यहाँ पे भी आपको दिखता है, बहुत जगह पर रहता है। गाँव में भी आजकल इस व्यवसाय की ओर जो लोग अग्रसित है, ऐसे किसान लोग, उन लोग मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं। सरकार से भी मदद जिनको मिलती है तो सरकार से भी अनुदान या सरकार से भी उनको जो योजना के तहत पैसे, अर्थ मदद, फायदा या जो भी मिलता है लाभ वो लेते हैं। और या ऋण भी मिलता है, लोन भी मिलता है। और इसके तहत वो मुर्गियों का पालन करते हैं और अपना जो जीविका मतलब अपना जीविका चलाते हैं। तो अब यहाँ पर आसिल जैसी भारतीय और लेघान जैसी विदेशी प्रजाति, आसिल और लेघान ये दो प्रजाति है। इसकी संकर्ष नए प्रजाति के विकसित करने के लिए बहुत कुछ उद्देश्य। अब हम लोग को मान लिया कि बहुत सारे जो, जैसे अगर हम लोग ने गधा घोड़ा है उसका जो संकरित प्राणी है खच्चर है। और आजकल देखो कुत्तों में भी अलग अलग नस्ल के आते हैं, हाइब्रिड, है ना। तो दो अलग अलग प्रकार के कुत्तों का जो है संकरण किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। और उससे नए प्रजाति के कुत्तों का विकास होता है, पिल्लों का, उनके बच्चों का। तो वैसे ही यहाँ पर आसिल जैसी भारतीय व लेघान जैसी विदेशी प्रजाति का संकर किया जाता है। संकर करना मतलब हाइब्रिड करना। और उनसे नई प्रजाति के का विकास किया जाता है। और जिससे क्या होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे बड़ी संख्या में मिले और उनको ज्यादा तापमान सहन करने की क्षमता हो। बहुत गर्मी हो रही है तो मर नहीं जाना चाहिए, ठीक है रहना चाहिए। और उसके बाद वो, उससे क्या है, अच्छे मात्रा में हमें उनसे मांस भी मिल सके ताकि बेचने के बाद किसानों को अधिक फायदा हो। तो अंडे व मांस दोनों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों की प्रजाति इस प्रकार है। आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लायमाउथ सैक, ब्लैक रॉक। ठीक है। तो ये सब क्या है, इन प्रजातियों के नाम। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर लेयर्स और ब्रॉयलर हम लोग देखते हैं जब ये मुर्गी उर्गी के अंडे, जो मुर्गी अंडे ये सब का व्यवसाय करते हैं, चिकन
का जो दुकान रहता है जहाँ पे चिकन वगैरह मिलता है, वहाँ पर आप देखे होगे बॉयलर ब्रॉयलर का रेट वगैरह लिखा रहता है, इसमें का है ना। तो अंडे देने वाली मुर्गियों का जो है वो लेयर्स प्रजाति की रहते हैं, और यहाँ पर मांस के लिए जो है वो ब्रॉयलर्स। उसका उदाहरण है उनके टाइप से लेघान, मिनोरका, एकोना, लेमन। जबकि ब्रॉयलर्स में जो प्रजाति है उसमें ब्रह्मा, लॉन्ग, कंचिन और हासिल। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दो प्रकार के ऐसे इसका व्यवसाय करते हैं, एक अंडे के लिए, दूसरा दूसरा हम लोग उससे मांस प्राप्त करने के हेतु से। तो ये हो गया कुक्कुट पालन, पोल्ट्री के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों, उसका नाम है सेरिकल्चर, और उसको हिंदी में बोलते हैं रेशम कीटक पालन। हम लोग मालूम है ये रेशम के बहुत सारे वस्त्र बनाए जाते हैं, रेशमी रुमाल, रेशमी दुपट्टा, रेशमी कपड़ा, है ना। तो रेशम जो है ये रेशम के कीड़ों से मिलता है, और इसका भी क्या व्यवसाय किया जाता है। हालांकि ये नेचुरल तरीके से रेशम के कीड़ों द्वारा होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि हनी जो शहद प्राप्त करने के लिए उसकी भी एक प्रकार से खेती की जा सकती है, इन द सेंस शहद उत्पादन किया जा सकता है अधिक मात्रा में। उसके लिए भी फार्म बनाए जाते हैं। ठीक है। और वहां पर मधुमक्खियों के छत्ते लगते हैं, बॉक्सेस में। तो उसी प्रकार बच्चों रेशम के कीड़ों का उत्पादन, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े चाहिए, और उसके रेशम के कीड़ों के अंडे से इल्ली बनती है, और उससे क्या बनता है यहाँ पर कोशित पतंगे। मतलब इसके अलग अलग क्या है, स्टेप्स है। अंडे, अंडे से निकलेगा लार्वा बाहर, है ना। तो ये अलग अलग स्टेप रहता है, और उनके शरीर से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही रेशम रहता है। और उसका ही रेशम का ऐसा जाला बनता है रेशम के कीड़ों द्वारा। होता क्या है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और ये जो उसकी प्रजाति का नाम है बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी। तो ये जो नाम है बेटा, ये याद रखना है, बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है। तो नाम क्या याद रखना है, बिक्स मोरी। दिखता रहेगा अभी आपको, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो बॉम्बिक्स मोरी नाम की जो रेशम के कीड़ों का उपयोग किया जाता है, क्या करने के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए। ठीक है। तो अब रेशम के कीड़ों का उपयोग इसके लिए सर्वाधिक होता है, और रेशम के कीड़ों के जीवन चक्र में अंड, इल्ली, कोशिक या प्यूपा, शलभ, ये चार अवस्थाएं होती है। मतलब अंडे है, अंडे से क्या निकल रहा है, ऐसा अलग अलग उसके स्टेप्स है ना। कोशिक या प्यूपा, प्यूपा निकल रहा है, उसका वो जो कीड़े में डेवलप हो रहा है, पतंगे में। तो ये चार अवस्थाएं हैं, अंड, इल्ली, कोशिक या प्यूपा, शलभ। ये चार अवस्थाएं हैं। तो मादा द्वारा दिए गए हजारों अंडों को कृत्रिम रूप से गर्माहट देकर उष्मायन अवधि को कम किया जाता है। मतलब जो नेचुरली हो रहा था अभी उसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं। मतलब हम लोग को तो रेशम का ज्यादा वस्त्र चाहिए, रेशम का जो सूत धागा ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए ज्यादा उत्पादन करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल टेक्निक जो है, कृत्रिम स्वरूप से हम लोग उसके अंडे को गर्माहट देकर उष्मायन अवधि को कम किया जाता है, ताकि हमें अधिक मात्रा में, कम समय में अधिक मात्रा में रेशम के सूत धागे वो मिले। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर अंडे से बाहर निकलने वाली इल्ली को शहतूत के पेड़ पर छोड़ दिया जाता है। अब जो इल्ली है इसको शहतूत के पेड़ पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो शहतूत तो मालूम है आपको, आपने अलग अलग बेरीज देखे हैं ना, ब्लैकबेरी और
शहतूत को क्या बोलते हैं, कौन सा बेरी, हुई बेरी का टाइप है। तो शहतूत आपने देखा होगा ऐसा डार्क रेड कलर में, ब्लैक कलर में, है ना। और अंगूर की गुच्छी जैसे छोटे छोटे दिखते हैं ऐसे शहतूत, ऐसा। तो शहतूत का पेड़ रहता है, उससे शहतूत मिलते हैं। शहतूत प्रकार के एक फल का नाम है, ठीक है। तो अब शहतूत के जब पेड़ पर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो जो इल्ली है, इल्ली का पोषण शहतूत के पत्ते खाकर होता है। अगर उसको भी एनर्जी चाहिए, है ना, तो उसके पत्ते खाकर इल्ली जो है उसका पोषण होता है। और 3-4 हफ्तों तक पत्तियां खाने के उपरांत इल्ली शहतूत के शाखाओं पर आ जाती है। शहतूत का पत्तियां खाने के बाद वो शाखाओं पर उसके जो ब्रांचेस है उस पे आ जाती हैं, ठीक है। और 3-4 हफ्ते मतलब 1 महीने पकड़ लो। और इनकी लार ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से रेशम तंतु बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। लार ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से रेशम तंतु निकलता है। और यह तंतु को स्वयं के चारों ओर लपेटकर रेशमी कोश तैयार करता है। यह कोश बेलनाकार या वृत्ताकार होता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रेशम का जो इल्ली है इससे ही उसकी लार ग्रंथियां होती हैं, उससे निकलने वाला जो स्राव है उसी से रेशमी तंतु बनता है, ठीक है। अब बच्चों यह तंतु स्वयं के चारों ओर लपेटकर इल्ली का रेशमी कोश, तो रेशमी कोश तैयार होता है। मतलब एक प्रकार का ऐसा गोलाकार या बेलनाकार आकार में उनका एक रेशम कोश तैयार होता है। इससे बहुत सारे पतले पतले रेशम के क्या होते हैं, धागे होते हैं। रेशम के धागे इन द सेंस मतलब वो प्राथमिक स्तर पर, अभी वो पूरा रेशम नहीं बना है, अभी इसको रेशम बनाने के लिए ऊपर प्रक्रिया करना है। अब कोशित या प्यूपा का पतंगा या शलभ के चारों ओर रूपांतरण होने के 10 दिन पूर्व सारे कोशित, अब ये जो कोशित है इसी का रूपांतरण हो जाता है पतंगे में, ठीक है। लेकिन उसके रूपांतरण होने के पहले ही इसको उबलते हुए पानी में डालते हैं। और इसके कारण जो कोशित की जो इल्ली है वो मर जाती है और रेशम के तंतु ढीले हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा आज जो है पशु संवर्धन के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, कि जानवरों को भी विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं पशुओं के डॉक्टर के द्वारा। इनका उपयोग जानवरों का मांस उत्पादन, दूध, खेती का व्यवसाय करने के लिए, सामान बोझा को ढोने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर श्वेत क्रांति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जो श्वेत क्रांति है, दुग्ध क्रांति है, क्या है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि हमारी आबादी के हिसाब जो दूध की आपूर्ति पूरी हो सके, इसके लिए हम लोग को अधिक मात्रा में दूध जो है इसका उत्पादन करना आवश्यक है। इसीलिए विभिन्न प्रकार की संकरित गायों का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है। और इन गायों द्वारा अधिक मात्रा में दूध उत्पादन होता है, गाय भैंस जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक उपक्रम दिया गया है। तो ये उपक्रम आप कर सकते हैं। देसी तथा विदेशी गायों द्वारा प्रतिदिन कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है। तो अब इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो पता चलेगा कि इंटरनेट पे आपको पता चलेगा कि ये जो देसी गाय और विदेशी गाय हर दिन कितना लीटर दूध का उत्पादन होता है। तो ये आपका क्या है, उपक्रम है। ये आप घर पे नेट पे सर्च करके उसका जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमने बेटा पढ़ा कि कुक्कुट पालन क्या है। पोल्ट्री फार्मिंग हमने देखा, उसमें अलग अलग प्रकार, लेयर्स के बारे में, ब्रॉयलर्स के बारे में हमने देखा कि मांस देने वाले जो है मुर्गे मुर्गियां, अंडे देने वाली मुर्गियां, हाँ, इनके बारे में जानकारी देखी। और जो आखिरी जो टॉपिक आज हमने पढ़ा वो रेशम कीटक पालन के था। और रेशम कीटक पालन को सेरी कल्चर कहते हैं। तो रेशम के देखो, रेशम रुमाल, रेशम का दुपट्टा कपड़ा, रेशम का रेशमी ड्रेस, है ना। तो रेशम के बहुत सारी चीजें आप लोग को हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
तो इसका उत्पादन के लिए बॉम्बिक्स मोरी बॉम्बिक्स मोरी नामक प्रजाति का जो रेशमी कीड़ों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों परीक्षा में आ सकता है, रेशम के उत्पादन के लिए डैश डैश खाली स्थान प्रजाति के रेशमी कीड़ों का उपयोग किया जाता है। तो क्या लिखना है, बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें इसके जो चारों स्टेजेस हैं कि अंडे हैं, अंडे से इल्ली, कोशित या प्यूपा, उसके बाद उसके पतंगे बनते हैं। तो किस प्रकार से हमने देखा कि उसके अंडे के ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से हमें अधिक मात्रा में रेशम का धागा चाहिए, सूत चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा आर्टिफिशियल तरीके से इसके ऊपर हम लोग प्रक्रिया करते हैं। और इसके जो इल्ली है, इसके ही जो लार ग्रंथियों द्वारा जो रेशमी जो स्राव होता है, उसी का बाद में रेशम का क्या बनता है, उसी का बाद में रेशमी कोश तैयार होता है। और बाद में उसी कोशित या प्यूपा का पतंग या सलभ के रूप में बनने के पहले 10 दिन पहले उसको गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे वो जो अंदर जो इल्ली थे वो तो मर जाएंगे और रेशमी तंतु ढीले हो जाएंगे। और उसके बाद उसके ऊपर प्रक्रिया करके उनके धागे और उन धागों से उनके थ्रेड से जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये पढ़ा। अब बच्चों आ, अब हमने आज जो पढ़ा पशु संवर्धन के बारे में, आज हमने पढ़ा। हाँ, तो आज हमने पशु संवर्धन, बाद में हमने पोल्ट्री या कुक्कुट पालन के बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने पढ़ा कि रेशम का जो उत्पादन होता है, हाँ, सेरिकल्चर, उसके बारे में हमने पढ़ाई की। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर का आखिरी आखिरी पार्ट जो था खत्म हो गया है। और अब आपकी कुछ समस्याएं, आगे का जो समय है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक आज का था थोड़ा ही था, आखिरी आखिरी में चैप्टर का अंतिम पार्ट तो वो हो चुका है। तो अभी आपके कुछ डाउट है तो हैंड रेस करो, और आप उसके क्वेश्चन पूछो। और यदि आपको ये पार्ट पढ़ने के बाद कोई डाउट आता है तो बाद में भी आप अपनी समस्याओं को यहाँ प्रस्तुत कर सकते हो, और उसका समाधान या उसका हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका एक उपक्रम भी इस पार्ट में आपने देखा, एक्टिविटी, कि हर दिन कितना लीटर दूध उत्पादन गाँव इंडिया देश में किया जाता है या विदेश में। तो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि, जैसे इंग्लिश में आपने डाल दिया कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया एवरी डे एंड इन वर्ल्ड, तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो रेणुका सी गहलोत, चकाला विद्यालय। ठीक है बेटा, आप पूछिए, आपका तो माइक खुला ही हुआ सर सहतूत मतलब क्या? है। हाँ, सहतूत मतलब क्या होता है सर? हाँ, शहतूत मतलब क्या होता है, शहतूत या तूत जो होता है बेटा, वो एक प्रकार का फल का झाड़ है। तो शहतूत की पत्तियां जो है उसमें ऐसा कोने कोने में ऐसा डिजाइन होता है। और गाँव में अगर में देखा होगा, उसका रुका भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ शहतूत क्या है। ठीक है, तो शहतूत को हम लोग बेरी का टाइप है, जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, तो कौन सा तो ये बेरी है। अभी उसका मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, एक मिनट। ओके सर। हाँ, तो आपको जो चीज नहीं मालूम पड़ा उसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, शहतूत। अब शहतूत मैंने ऐसा सर्च किया बेटा, तो देखो ये दिख रहा है, यही शहतूत है। इसका नाम मोरस एल्बा है। ठीक है, इसको मलबेरी कहते हैं, मलबेरी या सिल्क वर्म मलबेरी। समझ में आया? ये देखो, ये मोरस एल्बा
इसका साइंटिफिक नाम है, इसको मलबेरी कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, सिल्क वर्म मलबेरी, ठीक है। फटाफट बढ़ता है, गांव वगैरह में इसकी डंडी को आप लगा दोगे ना जमीन में, तो उस डंडी से फटाफट पौधे इसके तैयार होते हैं। और ये जो गांव में देखा होगा तूत या सहतूत बोलते हैं, अभी समझ में आया क्या? देखा ये वाला चीज? अभी ये झाड़ समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा? देखो ये अलग अलग कलर के शहतूत है, और उसका जो पेड़ है शहतूत का, अब ये देखो पेड़ भी देख लो। अभी मुझे बताओ, ये चित्र देखने के बाद आपको समझ में आया क्या? देखो उसकी पत्तियां कैसी होती है। तो ये गांव वगैरह में देखो ऐसा पेड़ है एकदम, और ये गांव में बहुत दिखता है। तो अगर आपको इसका पेड़ लगाना हो तो इसकी एक डंडी जो है वृक्ष की डंडी कट करके आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। समझ में आया? हेलो, को संवर्धित करना है। पशु संवर्धन के बारे में पढ़ा हमने। हमने कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, रेशम का जो है उत्पादन उसके बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से ये जो कृषि पूरक व्यवसाय है, जिससे हमें कुछ पैसों का जो है, या जिससे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, गांव वगैरह में दिखता है सब। तो पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह, तो ये व्यवसाय है, एक प्रकार का बिजनेस है। इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने अलग अलग प्रकार के पोल्ट्री फार्मिंग में जो अलग अलग प्रकार के मुर्गे मुर्गियों के प्रकार के बारे में पढ़ा, गायों के प्रजातियों के बारे में पढ़ा, उसकी जो हाइब्रिड प्रजाति है उसके बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने रेशम, जो कीड़े द्वारा जो रेशम का उत्पादन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो यदि अभी किसी बच्चे को कुछ समस्या हो तो अभी पूछ सकता है, और ये नहीं है तो हम लोग ये जो क्लास है जल्दी समाप्त करेंगे। और यदि आपको समस्या बाद में आती है तो आप अगले क्लास जब भी मेरा रहेगा तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप रेज हैंड कीजिए बच्चों लोग, यदि डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। तो अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि एक बच्ची ने हैंड रेज किया था, उसका डाउट क्लियर हो गया। बाकी जो बच्चे हैं वो हैंड रेज नहीं कर रहे। शहतूत या मलबेरी जिसको बोलते हैं, तूत बोल सकते हैं, गाँव वगैरह में बोलते हैं, इसकी झाड़ की जो पेड़ की जो डंडी है वो लगाएंगे तो वह फटाफट बढ़ता है। जैसे जंगली पेड़ कैसे फटाफट बढ़ते हैं, वैसे यह फटाफट ग्रो होता है, बढ़ता है। तो इसका एक डंडी ही काट के लगाना रहता है, शहतूत या मलबेरी। और इसी पर रेशम के कीड़ों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि जो इल्ली है वो इसके ही पत्तों को खाता है, वहां पे ही स्राव करता है। तो हाँ, सोनम, अभी एक सोनम नाम की लड़की ने हैंड रेस किया था, तो अभी दिख नहीं रही है। तो बच्चों अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज यह क्लास के समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि अपना टॉपिक आज जो, हाँ, ऑयन मॉर्गन, कौन है ऑयन मॉर्गन? कोई तो बच्चा है उसने अपना रखा है, तो हाँ पूछिए ऑयन मॉर्गन जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। सो ठीक है बच्चों, तो आज हमने कृषि पूरक व्यवसाय के बारे में जानकारी हासिल की, और हमने वहां पर पशु संवर्धन, पशुओं को जो है उसकी देखभाल कैसे की जाती है उसके बारे में देखा, विभिन्न प्रकार के जो मुर्गे मुर्गियों की जातियां, जो प्रजातियां हैं उसके बारे में देखा, कुक्कुट पालन में, पोल्ट्री फार्मिंग में, और आखिरी में हमने रेशम के कीड़ों का उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब यह जो चैप्टर भी खत्म हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई कीजिए।